हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। दोस्तों, आज एक बेहतरीन सब्जेक्ट है इग्नू का BEVAE 181 पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो दिसंबर 2025 में जो क्वेश्चन पेपर लगने वाला है दोस्तों, उसी की प्रैक्टिस करवाने के लिए और आपका स्कोर अच्छा बने, मैं कुछ सवाल है वो लेके आया हूँ। आपकी बुक में से मैंने निकाले हैं और PYQ में से भी मैंने कुछ सवाल हैं यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। आपका पेपर 2 घंटे का लगता है दोस्तों, और 50 नंबर का ये पेपर आने वाला है, जिसमें से पास होने के लिए आपको 18 या 18 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं ऐसे टोटल 5 सेट लेके आऊँगा आपके लिए, क्योंकि एक सेट के अंदर मतलब 50 ही सवाल तो आते हैं। तो दोस्तों चैप्टर तो बहुत सारे हैं, तो और भी बढ़िया बढ़िया सवाल देखेंगे। अगर कोई ध्यान से इन सवालों को पढ़ के चला जाता है ना, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, गारंटी कि भाई पास तो हो ही जाओगे और अच्छे नंबर भी आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल देखते भाई। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ईयरफोन लगा लेना आप, और मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर लेना, ताकि आपको क्लियर और क्रिस्प आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, तो देखो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा अपघटक अथवा मृत पोषिका उदाहरण नहीं है। दोस्तों ये पेपर आपको पता ही भाई सब्जेक्टिव नहीं होता, मतलब लिखना नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, MCQ बेस्ड, यानी कि आपके सामने बहुत सारे विकल्प होंगे, 4 विकल्प होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, और एक सही ऑप्शन का चुनाव करके उसको सिलेक्ट करके आपको गोला भरना है। ठीक है, OMR सीट के अंदर। तो दोस्तों पहला सवाल क्या था कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा अपघटक अथवा मृतपोषी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो पहला है भाई जीवाणु या बैक्टीरिया, दूसरा है कवक या फंजाई, तीसरा है केंचुआ या अर्थवॉर्म, और चौथा है सांप। दोस्तों इंग्लिश में मैं रीड कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए डीकम्पोजर और सेप्रोफाइट। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपघटक या मृतपोषी या फिर डीकम्पोजर क्या होता है। दोस्तों मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। सबसे पहले तो देखो, अपघटक ऐसे जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, कवक, केंचुए और कीट, है ना। कीट का मतलब कोई भी, मतलब जैसे कि मक्खी है। ठीक है, इंसेक्ट जो मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पौधों और जानवरों और अपशिष्ट को तोड़ते हैं। ये आवश्यक पोषक तत्वों को उत्पादों के उपयोग के लिए मिट्टी, हवा, पानी में वापस पुनः चक्रित करते हैं, जिससे संचय को रोका जा सकता है और पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत या स्वस्थ रखा जा सकता है। देखो अपघटक क्या होते हैं कि जो सड़े गले पदार्थों से, जैसे कि कोई पेड़ है, ठीक है, वो ज़मीन पे पड़ गया, ठीक है, और सड़ रहा है। ऐसे ही जानवर की कोई लाश है, तो सड़े गले पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन जो प्राप्त करता है उसको अपघटक या मृतपोषी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कवक, कवक के अंदर दोस्तों मशरूम और फफूंद आता है। ठीक है, एक जीवाणु होता है केंचुआ, मिलीपीड, स्लग, भृंग, दीमक, मक्खियाँ, किसके एग्जाम्पल हैं? अपघटक के। दोस्तों इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं। डीकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देता है। ठीक है, ताकि दोस्तों जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ज़मीन में वापस से मिल जाएं। अब देखो कोई मान लो बहुत बड़ा एक, मान लो ऊँट मर गया, ठीक है, तो जो डीकम्पोजर या अपघटक होते हैं, तो उसके शरीर में से जो पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो वापस से ज़मीन में ऐड कर देते हैं, ताकि जो पेड़ पौधे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जो भी न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है, उसको वापस से लेकर पेड़ पौधे अपना लाइफ चलाते हैं। तो डीकम्पोजर क्या होता है? जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। ठीक है, रिसाइकलिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल, एयर एंड वाटर फॉर प्रोड्यूसर्स, यानी कि पेड़ पौधों के लिए काम में आ जाएंगे फिर वो। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। प्रिवेंटिंग बिल्डअप एंड कीपिंग इकोसिस्टम हेल्दी। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो हेल्दी बना रहता है। तो अब समझ में आ गया कि कौन सा अपघटक डीकम्पोजर का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसके अंदर सांप आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल नहीं है। देखो जीवाणु भी है, बैक्टीरिया भी है, कवक भी है, केंचुआ भी है, तो सांप नहीं है भाई। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट के साथ में आप समझोगे तो फिर याद हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो भाई डीकम्पोजर के इंग्लिश में। देखो फंजाई, फंजाई में मशरूम एंड मोल्ड्स, बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म, मिलीपीड्स, स्लग्स, बीटल्स, टर्माइट्स, फ्लाइज। ठीक है, अब देखो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2। आ रहा ना समझ में दोस्तों? ईयरफोन लगा के ही सुनेंगे
तो बेटर होगा, क्योंकि उससे इजीली आप याद कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से जैविक घटक कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास में, पेड़ पौधे, दूसरा ऑप्शन है मछली, तीसरा है कवक, चौथा है तापमान। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? गलत पूछा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर अथवा तापमान है वो जैविक घटक या फिर बायोटिक कंपोनेंट नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो हमने ऐसा देख लिया कि इसका आंसर 4 है। लेकिन दोस्तों जैविक घटक होते क्या हैं? मान लो ऑप्शन अलग आ जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं भाई, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैविक घटक किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीवित प्राणी होते हैं, हरे पौधे, पेड़, शैवाल, मतलब जिसके अंदर लाइफ होते हैं, जीवन होता है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, शैवाल हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गए। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? जो कि मतलब छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, घास होती है, ठीक है, या छोटे जानवर होते हैं जो कि पानी वानी में पाए जाते हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं भाई, फाइटोप्लैंक्टन। हिरण, खरगोश, टिड्डे, जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मतलब छोटे पेड़ पौधे और जू प्लैंक्टन मतलब छोटे छोटे जानवर। मछली, शार्क, शेर, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, जीवाणु, कवक, है ना, कवक यानी कि फंजाई, केंचुआ, विषाणु यानी कि वायरस, अमीबा, प्रोटिस्ट, प्रवाल। प्रवाल क्या होता है दोस्तों? समुद्र में आपने देखा होगा कि जो रंग बिरंगी चट्टानें रहती है वो प्रवाल के कारण, यानी कि जो वहाँ पर उपस्थित होते हैं प्रवाल, उनके कारण होती है। जेलीफिश, सील, व्हेल, ये सब क्या है? ये जैविक घटक है। कोई सा भी एग्जाम्पल इसके अंदर आएगा तो आप वहाँ पे अपना दिमाग लगा करके सही ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में भी अपन पढ़ते हैं यार, क्योंकि ये दोनों मीडियम्स के लिए। ये बायोटिक फैक्टर देख लो, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जैसे कि एग्जांपल देखो, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ट्रीज, एल्गी हो गए, फाइटोप्लैंक्टन। मैंने आपको बताया था छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। डियर, रैबिट्स, ग्रास हुपर्स यानी कि टिड्डा, जू प्लैंक्टन छोटे छोटे एनिमल्स, फिश, शार्क्स, लॉयंस, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंजाई जैसे कि मशरूम, अर्थवॉर्म्स, वायरस, अमीबा, प्रोटिस्ट, कोरल्स, जेलीफिश, सील्स, वेल्स, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए बायोटिक कंपोनेंट के। देख सकते हो दोस्तों, बायोटिक फैक्टर यानी कि जिसमें लाइफ होती है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? उत्पादक, यानी कि जो सनलाइट से, प्रकाश से अपना खाना खुद बनाता है उसको प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। देखो पहली फोटो के अंदर देखो। फिर है कंज्यूमर, यानी कि जो उनका उपभोग कर रहा है, जैसे कि बकरी है ना, इसके अंदर इंसान भी आ जाता है और इसके अंदर शेर, ये सब आ जाते हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं? मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको डिकम्पोजर या अपघटक कहते हैं। अभी बताया था मैंने भाई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अजैविक घटक नहीं है तो आपको पता होना चाहिए भाई अजैविक घटक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो डेफिनेशन याद कर लो, यानी कि जो निर्जीव तत्व होते हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में। अरे पारिस्थितिक तंत्र का इकोसिस्टम का मतलब समझते हो ना, जैसे कि घास के मैदान है, ग्रासलैंड है, वो भी इकोसिस्टम है। वहाँ पे खास तरह के जंतु जानवर, खास तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। ऐसे रेगिस्तान इकोसिस्टम है, वहाँ पे दोस्तों खास तरह के जंतु जानवर की स्पीसीज पाई जाती है। ऐसे ही हिमालय है, तो ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंट्रैक्शन करते हैं। तो दोस्तों जो निर्जीव तत्व है, जो नॉन लिविंग बीइंग है, उसको क्या कहते हैं अपन? अजैविक घटक रहते हैं। एग्जाम्पल देखो, हिंदी में सूर्य का प्रकाश, तापमान, हवा, पानी, मिट्टी, स्थलाकृति। स्थलाकृति के अंदर दोस्तों आपकी घाटियाँ आ जाएंगी, है ना, पठार आ जाएंगे, पहाड़ आ जाएंगे, जो टोपोग्राफी होती है। ठीक है, तो टोपोग्राफी इंग्लिश में कहते हैं स्थलाकृति को। और आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। ठीक है, वाटर वेपर्स जो होता है एटमॉस्फेयर में, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। पीएच से हम क्या पता करते हैं? कौन सा जो पदार्थ है वो अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। इसके अलावा लवणता यानी कि सैलिनिटी, फास्फोरस, वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित हो जाए जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सब दोस्तों अजैविक घटक के उदाहरण होते हैं। तो भाई अब आपका जो आंसर है वो देख लो। चौथा मनुष्य है। मनुष्य क्या है? जैविक घटक है दोस्तों, ना कि अजैविक घटक। तो गलत ही पूछा था। हवा, लवणता, मिट्टी यानी कि एयर, सैलिनिटी और सॉइल, ये तो भाई ये क्या है? ये अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट है। आपसे गलत पूछा था तो इंसान हो जाएगा मनुष्य। अब इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम। एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल देखो, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, वाटर, सॉइल, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी बताया ना अभी, जैसे कि कोई प्लेट्यू हो गया,
माउंटेन्स हो गए, ठीक है, या कोई वैली हो गई। ह्यूमिडिटी, पीएच, सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होती है? सोडियम क्लोराइड की जो क्वांटिटी है अगर किसी पानी में ज़्यादा पाई जाती है उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होगी। फॉस्फोरस, एटमॉस्फेरिक कुछ गैसें होती है जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये एबायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सही लग रहा है? अगर आपकी हेल्प हो रही है दोस्त तो आप किसी नीडी पर्सन को या आपके दोस्त के पास में भी अगर ये सब्जेक्ट कोड है तो उसको सेंड कर सकते हो अगर आपको सही लग रहा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है? दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन याद करो, फिर है अपन ऑप्शंस पे आएंगे। प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट उन सभी सजीव और निर्जीव घटकों से मिलकर बनता है जो पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से मौजूद है और जिनका निर्माण इंसानों ने नहीं किया है। यानी कि दोस्तों जैसे कि महासागर, जैसे कि जो समुद्र है, अरे मनुष्य ने बनाया है क्या? नहीं बना सकता वो। झील, तालाब, नदी, वन यानी कि जंगल और घास के मैदान और रेगिस्तान, यानी कि इंसान ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है इसमें, प्रकृति ने खुद ही बनाया है, तो ऐसे इन्वायरमेंट को नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश में देख लो, द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट दैट एग्जिस्ट नेचुरली ऑन अर्थ एंड वर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। एग्जाम्पल देखो भाई, ओशियंस, लेक, पॉन्ड्स, रिवर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। हिंदी में देख लो भाई, महासागर, झील, तालाब, नदी, वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, ये सब क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। इसमें कुछ भी उठा करके ऑप्शन में डाल सकता है कि भाई कौन सा है, कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण, जैसे कि बागान यानी कि गार्डन, खेत। देखो गार्डन के अंदर फार्म लैंड हो गया और ये डेजर्ट सेंचुरी हो गया। ठीक है, तो इसमें तो इंसान है थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करता रहता है, यानी कि इसको बदलता है। भाई जो गार्डन हम लोग लगाते हैं ना उसके अंदर पेड़ पौधे, वो प्रकृति थोड़ी लेके आती है सुंदर सुंदर फूल पौधे। और डेजर्ट प्रकृति ने, नेचर ने खुद बनाया है, तो भाई प्राकृतिक पर्यावरण का एग्जाम्पल रेगिस्तान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, निश्चयवाद या नियतिवाद अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? दोस्तों किसके द्वारा विकसित की गई? यहाँ पे ऑप्शन होगा ल्यूसियन फेवरे। ठीक है, अब देखो निश्चयवाद या नियतिवाद अवधारणा क्या कहती है भाई, समझ लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रटाने नहीं आया हूँ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखें, क्योंकि दोस्तों लगभग 35 से लेकर 40 सवाल हैं वो आपके बुक में आते हैं, बुक में से सीधे उठा के आपको पूछ लेगा, लेकिन जो 10 के आसपास जो सवाल रहते हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट लगा करके, है ना, जितना भी आपने नॉलेज एक्वायर किया है, ज्ञान सीखा है अभी तक, ठीक है, तो उससे वो 10% बनेंगे, 10 क्वेश्चन बनेंगे, तभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे सवालों पे ले जाता। ठीक है, तो देखो पर्यावरण नियतिवाद शब्द उस सिद्धांत को संदर्भित करता है, यानी कि जो नियतिवाद है या फिर ये निश्चयवाद है, ठीक है, इंग्लिश में इसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो एक थ्योरी है भाई, सिद्धांत है जो बताता है भौतिक पर्यावरण जिसमें जलवायु, भू आकृति या प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं, वही मानव संस्कृति को और सामाजिक विकास को और व्यक्तिगत व्यवहार को आकार देने वाले प्राथमिक कारक है। यानी कि दोस्तों आप जिस प्रकार के क्लाइमेट में रहते हैं, आप मान लो पहाड़ों पे रहते हैं तो वहाँ पर आपके जीवन जीने के तरीके अलग होंगे, है ना, और किस तरह से आप सोचते हैं वो भी तरीका अलग होगा। तो जो पर्यावरण है वो हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है। तो द टर्म environmental determinism refers to the theory that the physical environment including climate, landforms and natural resources is the primary factors shaping human culture, societal development and individual behavior। इसके अलावा ये भी याद कर सकते हो कि जो इंसान है ना वो प्रकृति को जीत नहीं सकता, ये भी बताता है निश्चयवाद, यानी कि कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जीत नहीं सकता है इंसान, ये मदर नेचर हमारी बहुत पावरफुल है, ये भी बताता है ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे चलते भाई। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो दोस्तों आपके सामने एक ऐसा सवाल जरूर है कि पहले ही पन्ने में आ सकता है। ठीक है, देखो 17 टोटल गोल हैं, कितने लक्ष्य हैं टोटल? 17 गोल है। अब देखो मैं आपको याद करा देता हूँ सतत विकास किसे कहते हैं। सबसे पहले तो इसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा विकास जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता ना करे। यानी कि दोस्तों आज हमारे पास में पेट्रोल डीजल है, गाड़ियों में डलवाते हैं अपन, लेकिन उसको इतना ना फूके कि आने वाली जो पीढ़ी या जनरेशन है वो सिर्फ फ़ोटो में इंटरनेट पे ही देखें भाई ऐसा पेट्रोल होता है, ऐसा डीजल होता था पहले। ठीक है,
तो भाई आने वाली जो पीढ़ी है उनके साथ में किसी तरह का कोई समझौता हम नहीं करें, हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना है। इसमें आर्थिक विकास के साथ यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा और सामाजिक समानता को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि किसी जंगल से आप हाईवे बना रहे हो तो दोस्तों वहाँ पे जो रहने वाले जानवर हैं और वहाँ पे जो रहने वाले ट्राइब्स हैं, जो जनजातियाँ हैं, उनका ख्याल रखोगे भाई आप, उनका ख्याल आप रखोगे ताकि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो, है ना, आने वाली पीढ़ियों के लिए सब कुछ उपलब्ध रहे धरती पर। यह नहीं कि भाई अपने लालच में आकर के आपने सब कुछ तबाह कर दिया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स today's need without compromising the ability of future generations to meet their needs. It combines economic development with environmental protection and social equity। ठीक है, सोशल इक्विटी का मतलब क्या है कि भाई बिना किसी के साथ भेदभाव किए हुए सब लोगों को साथ में लेके चलना। इंश्योरिंग जुडिशियस, न्याय करना, यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। भाई ये जितने नदी जंगल पहाड़ दिखते हैं इन पर सबका अधिकार हो, ठीक है, ऐसा विकास हमें करना है। तो भाई अब बता दो आप, है ना। एक और बात याद करवा देता हूँ मैं, टोटल 17 लक्ष्य बनाए गए थे दोस्तों यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है दोस्तों, ठीक है, उसके द्वारा टोटल 17 लक्ष्य बनाए गए थे जो कि इसके जो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको 2030 तक वो हासिल करने हैं। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों, है ना। टोटल ये 17 इसमें देखो 17वां ये पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब देखो मैं इंग्लिश में दे रखा है लेकिन आपको हिंदी में बता देता हूँ भाई। पहला लक्ष्य क्या बनाया था संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में, नो पावर्टी यानी कि गरीबी नहीं होगी। दूसरा सतत विकास का लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दूसरा क्या है, जीरो हंगर यानी कि भूख की समाप्ति करना इस दुनिया में, है ना। बहुत सारे लोग हैं कुपोषण माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं दोस्तों, आज भी खाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। थर्ड है दोस्तों गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि आपका अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। चौथा लक्ष्य, चौथा गोल क्या है, क्वालिटी एजुकेशन यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा क्या है, जेंडर इक्वलिटी यानी कि दोस्तों लैंगिक समानता, आपको लड़के और लड़की में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है। छठवां क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ पानी हो और स्वच्छता हो दोस्तों, है ना, पीने के लिए पानी हमारे पास में साफ होना चाहिए। सातवां लक्ष्य क्या है, सातवां गोल अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी यानी कि दोस्तों सबको सस्ती एनर्जी मिले, महंगी लाइट वाइट ना हो। आठवां क्या है, आठवां देखो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक यानी कि दोस्तों जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे काम करने की दशाएं हैं, स्थितियां हैं वो अच्छी हों और देश का आर्थिक विकास को। नौवां क्या है दोस्तों, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि दोस्तों जो हमारे उद्योग धंधे हैं उनको भी हम इस तरह से विकसित करें कि देश का भला करें वो, ठीक है, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे कि रेलवे, मेट्रो, अस्पताल हैं, इनका निर्माण हम करें। तो नौवां ये है भाई। 10वां क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़ यानी कि असमानताओं को कम करना, यानी कि दोस्तों आज है दो देशों के बीच में गरीबी और अमीरी के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, लोग नफरत करते हैं, इस तरह की जो असमानता इनइक्वलिटीज़ होती है देशों के बीच वो ख़त्म करना। 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ यानी कि दोस्तों हमें शहरों का विकास इस तरह से करना है कि वहाँ पर सब कुछ व्यवस्थाएँ हो। सस्टेनेबल सिटीज़ इसका मतलब ये है भाई, कम्युनिटीज़ मतलब समुदाय का निर्माण। 12वां क्या है दोस्तों, देखो मैं आपको बता रहा था 11 तक तो मैंने बता दिए थे, वापस से याद करा देता भाई फटाफट से। पहला है नो पावर्टी यानी कि गरीबी की समाप्ति। दूसरा जीरो हंगर भूख की समाप्ति, है ना। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता। छठवा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, यानी कि साफ पीने का पानी हो, स्वच्छता हो। सातवां है दोस्तों अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। भाई याद कर लो इसको, ये पक्का सवाल आएगा कि निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य है कि नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि नहीं है। सातवां है सभी को साफ मतलब क्लीन एनर्जी मिले। क्लीन एनर्जी का मतलब क्या है, डीजल पेट्रोल ये इससे तो पॉल्यूशन होता है, जिससे जो हमारे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, इसको क्लीन एनर्जी कहते हैं। आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों काम करने की जो परिस्थितियां हैं, काम करने का जो माहौल है वो अच्छा हो, कोई हमें चिढ़ाए ना, बुली ना करे और हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। नौ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सतत विकास का नौवां लक्ष्य है दोस्तों, हमारे जो उद्योग है वहाँ पर नई नई पहले की जाए, नए नए इनोवेशन किए जाएँ
और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए, यानी कि सड़क, स्कूल वगैरह, मेट्रो वगैरह ये खोले जाएँ। 10वां क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़, यानी कि असमानता को कम करना। 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी कि दोस्तों शहरों को हम इस तरह से बताएं कि वहाँ पर सभी का कल्याण हो, वेलफेयर हो। 12वां है दोस्तों रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस, यानी कि दोस्तों हमें जो उपभोग करना है, ऐसा नहीं कि हमें चाहिए तो एक टी शर्ट हम उठा के ले आए 10 टी शर्ट्स, ऐसा नहीं भाई, रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजप्शन करना है और उसका प्रोडक्शन भी करना है। 13वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास का लक्ष्य नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, जलवायु क्रिया। भाई याद रखना है इसको, जलवायु क्रिया, ये तो आता ही आता है ऑप्शन में, ठीक है, देख लेना PYQ उठा करके। 14 है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के नीचे जीवन, यानी कि हमें महासागर जो ओशियंस है उसको भी साफ रखना है, कचरा गंदगी नहीं फैलानी है। 15वां है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि हमारे धरती पर जो जीवन है, पेड़ पौधों को हमें बचाना, जानवरों को हमें बचाना है। 16वां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सभी के साथ में क्या हो, शांति हो, न्याय हो और मजबूत संस्थाएं हो हमारी न्याय करने की भी। 17वां है दोस्तों पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, यानी कि दोस्तों दुनिया के सारे देश एक मंच पर आएँ और दुनिया की समस्याओं का जो समाधान है वो करने की कोशिश करें। आ गए समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 नंबर का ये सवाल आएगा, है ना, 1 नंबर का ये सवाल आएगा, जरूर देखने के लिए मिलेगा कि निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य है कि नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में अपने मेंबर कंट्रीज़ के लिए ये लेके आए थे और बोला था 2030 तक इन टारगेट्स को, गोल्स को पूरा कर लेना तुम लोग, ठीक है। अब भारत ने भी अच्छी खासी प्रगति की है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, ठीक है, स्वच्छता के लिए, जानते हो ना। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों 7वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक है, यानी कि कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं जो कि अपने जीवन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, है ना, जिसमें कार्बन है कंपाउंड। देखो कार्बन एक कंपाउंड है ना, ठीक है, वो उपस्थित रहता है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोनिक कंपाउंड, तो पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा यानी कि लिपिड, और चौथा ऑप्शन है आपके पास में उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ दीज इसके अंदर सही आंसर होगा। अगर दोस्तों ये PDF आपको चाहिए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ऑफबीट स्टडी के नाम से ही है। क्वेश्चन नंबर 8, सतत विकास को प्राप्त करने का प्राथमिकता का क्षेत्र कौन सा है, विच इज़ द प्रायोरिटी एरिया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों मैंने आपको सतत विकास का लक्ष्य बता रखा है, सतत विकास का लक्ष्य बता रखा है ना, कि सतत विकास होता क्या है। सतत विकास क्या होता है कि ऐसा विकास जिससे कि फिलहाल की पीढ़ी यानी कि वर्तमान प्रेजेंट की जनरेशन और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए संसाधन रिसोर्सेज बचे रहें, ठीक है। मैंने आपको ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसका ये बताया नहीं था, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही था। देखो जलवायु क्रिया क्लाइमेट एक्शन भी है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ यानी कि सतत शहर समुदाय निर्माण, ये भी सतत विकास का लक्ष्य है। जेंडर समानता, जेंडर इक्वलिटी आपने देखा ही अभी। चौथा पर्यटन विकास, ये नहीं है भाई, टूरिज्म डेवलपमेंट, यही गलत है, तो सतत विकास का ये लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, है ना। तो दोस्तों कौन से प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, विच इज़ द प्रायोरिटी एरिया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि दोस्तों कौन से ऐसे सेक्टर हैं, कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जनसंख्या वृद्धि को मंदित करना, स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा है गरीबी को ख़त्म करना, ये गरीबी ऐसा मानता, इसको हटा करके गरीबी को ख़त्म करना, और तीसरी दुनिया की श्रेणियों को भी ख़त्म करना, रिड्यूस पावर्टी इन इक्वलिटी एंड थर्ड डेब्ट, यानी कि दोस्तों ये जो हमने बना रखा है कि जो ये विकसित देश है, ये डेवलप्ड देश है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड, ये क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और विकासशील देश जो कि अभी डेवलपिंग स्टेट में है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है, इंडिया है। इसके अलावा दोस्तों जो गरीब देश है, जैसे कि सोमालिया है, बुरुंडी है ना, जिम्बाब्वे है, अफ़गानिस्तान, ये सब क्या है, ये सब अल्प विकसित देश हैं, है ना, ये सब गरीब देश हैं सारे। तो दोस्तों इस तरह की जो कैटेगरी होती है वो देशों को डिमोटिवेट करती है कि हम तो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, हम तो कब विकसित देश की कैटेगरी में पहुँचेंगे, तो ये सब ख़त्म करना। तो तीसरा है कृषि को दीर्घोपयोगी बनाने, यानी कि मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, है ना। तो जैसे कि आज बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड हम डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो धरती है दोस्तों वो बंजर हो रही है और जहर फैल रहा है भाई ज़मीन के अंदर। तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, ये मतलब होता है कृषि को दीर्घोपयोगी बनाना, मेक्स एग्रीकल्चर सस्टेनेबल। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इस लिहाज से दोस्तों आपका जो विकल्प नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिक
तंत्र की विशेषताएं कौन सी नहीं है? विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इकोसिस्टम। पहला है ऊर्जा प्रवाह, दूसरा पोषक तत्व चक्र यानी कि न्यूट्रिएंट साइकिल, तीसरा है जैव विविधता को आधार देना यानी कि सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, और चौथा है कानून बनाना, मैक्लॉज। तो दोस्तों एक इकोसिस्टम में क्या होता है, जैसे कि मान लो हिरण को शेर खा गया, तो हिरण की शरीर की जो एनर्जी है वो शेर के अंदर चली जाएगी ना। तो जैसे कि हम भी तो रोटी खाते हैं, केले खाते हैं, जूस पीते हैं, तो उससे एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आ गई। तो ये एनर्जी का फ्लो चलता रहता है एक इकोसिस्टम परिस्थिति तंत्र में। दूसरा है पोषक तत्वों का चक्रण, यानी कि मान लो हिरण के जो पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब शेर के शरीर के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता रहता है। जैव विविधता को आधार देना, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। अब दोस्तों जैव विविधता क्या होती है? किसी भी एक स्थान पर जंतु जानवरों और पेड़ पौधों की जो स्पीसीज होती है वो अगर डिफरेंट टाइप की पाई जाती है तो इसको कहते हैं जैव विविधता। जैसे कि घास के मैदान है, वहाँ पर चीता पाया जाता है, हिरण पाया जाता है, जेबरा पाया जाता है, तरह तरह के घास और पेड़ पाए जाते हैं। तो ये क्या है? जैव विविधता है। इसको सपोर्ट कौन करता है? एक इकोसिस्टम सपोर्ट करता है। चौथा है कानून बनाना। भाई ये कानून बनाना, नीतियाँ बनाना, लॉज और पॉलिसीज़ बनाने तो सरकारों का काम होता है, पारिस्थितिक तंत्र का ऐसा कोई काम नहीं होता। तो इस लिहाज से चौथा ऑप्शन सही था। ये विशेषता नहीं है चौथे वाला, ठीक है, गलत पूछा था। बकरी किसका उदाहरण? भाई बकरी है व्हाट इज़ ए गोट एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो बकरी किसका उदाहरण है भाई? ये क्या प्रोड्यूसर है या प्राइमरी कंज्यूमर है या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है? देखो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोड्यूसर क्या होता है, जो सनलाइट से, प्रकाश की उष्मा से, प्रकाश की किरणों से अपना जो भोजन है वो बनाता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो वो तो हो गए उत्पादक। उत्पादक को, प्रोड्यूसर को कौन खा गया? बकरी खा गई, ठीक है। तो बकरी क्या हो गई? प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। और द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? बकरी को मान लो कौन खा गया? बकरी को मान लो कोई ऐसा मांसाहारी जानवर खा गया और उसको फिर चील वील खा गया या फिर वो कोई शेर का शिकार हो गया। तो इसमें बकरी है वो प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जाम्पल हो गई। अब एक और एग्जाम्पल से भाई समझ लो ये उत्पादक क्या, जैसे कि मान लो घास है, घास प्रोड्यूसर हो जाएगी। घास को कौन खाएगा? टिड्डी खाएगी। ग्रास ऊपर जिसको बोलते हैं ना, हरी हरे जो जानवर आता है वो टिड्डी जो होती है, ठीक है, जिसके पंख होते हैं हरे हरे, तो टिड्डी है ग्रास ऊपर, वो प्राथमिक उपभोक्ता होगी। और टिड्डी को मेंढक खा जाएगा। मेंढक क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। और मेंढक को कौन खा गया? मेंढक को सांप खा गया। भाई सांप क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप, है ना, याद रखना है भाई क्या होता है उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। आगे चलते हैं। मेंढक कौन से पौषी स्तर का जीव? भाई व्हाट ट्रॉफिक लेवल डज ए फ्रॉग बिलोंग टू? यानी कि दोस्तों आप राइट साइड में देखो, सबसे पहले ये पौषी स्तर क्या होता है? ये दोस्तों आपको बताता है किसी भी फूड चेन के अंदर कौन सा जानवर कहाँ पे आ रहा है। जैसे कि दोस्तों ये इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, इसके नीचे नीचे बेस पे देखो, आधार पे देखो क्या लिखा हो? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स अभी बताया था उत्पादक होते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, ये पहले पौषी स्तर पे आते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल या पौषिक स्तर क्या बताता है? किसी भी खाद्य श्रृंखला, किसी भी फूड चेन में कौन सा जानवर या पेड़ कहाँ पे आ रहा है। तो भाई हरे पेड़ पौधों से फूड चेन स्टार्ट होती है, तो पहला पौषी स्तर कौन हो जाएगा? प्रोड्यूसर्स या उत्पादक या हरे पेड़ पौधे। देखो अब इस हरे पेड़ पौधे या घास को कौन खा जाएगा? ये शाकाहारी जीव यानी कि हर्बीवोरस। इसमें टिड्डी आता है, खरगोश आता है। तीसरे पर देखो मेंढक बैठा हुआ है, ठीक है। मेंढक किसको खाता है? टिड्डी को खाता है। मकड़ी है, मछली है, ये कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरे पौषी स्तर यानी कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन आया था? भाई टिड्डी आई थी। टिड्डी को मेंढक खा गया, तो मेंढक कौन सा हो गया? मेंढक कौन से पौषी स्तर का जानवर हो गया? तृतीय पौषी यानी कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल का फ्रॉग हो गया। अब मेंढक को कौन खाएगा भाई? मेंढक को सांप खाएगा। ये सांप है वो चतुर्थ यानी कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल का जानवर हो जाएगा। और फिर वो ऊपर शीर्ष पे कौन आता है? ऊपर देखो ये बैठे हुए ना बाघ, शेर और ये ईगल वगैरह, जो गिद्ध वगैरह आते हैं, है ना, ये सबसे टॉप पे होते हैं, इस पिरामिड या फिर ट्रायंगल के ऊपर। अब ये डीकम्पोजर क्या? अब भाई मर जाएंगे, मेंढक भी मरेगा, सांप भी मरेगा किसी दिन, शेर भी बूढ़ा होकर मर जाएगा। जो दो अपघटक होते हैं इनके शरीर के हिस्से छोटे छोटे टुकड़े करके पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन पे मिला देते हैं। तो पौषी स्तर किसी भी जीव की एक स्थिति को, पोजीशन को बताता है। तो मेंढक कौन से पौषी स्तर है भाई? कौन से पौषी स्तर का जानवर है? तृतीय का यानी कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल का है भाई।
तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, फलीदार पादपों की मूल ग्रंथियों में कौन सा जीव रहता है? दोस्तों आप चने के पौधे को उखाड़ के देखना है ना, और मटर के पौधे को उखाड़ के देखना, उसकी जो जड़ें है ना, उसकी जड़ें हैं वहाँ पे आपको ऐसी गांठें दिखेंगी, है ना, ऐसी गांठें दिखेंगी। तो दोस्तों इन गांठों के अंदर एक जीव रहता है, एक ऑर्गेनिज्म रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। यही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। विच ऑर्गेनिज्म लाइव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि जो ये जो फलीदार पौधे होते हैं ना, मटर और ये चने वगैरह, इसके मतलब जड़ों में रहता है राइजोबियम। अब राइजोबियम दोस्तों बड़े काम का है, क्योंकि ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध करवाता है। क्योंकि दोस्तों वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है ना, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो N2 के रूप में उपस्थित होती है, और इस नाइट्रोजन को सीधे हैं पेड़ पौधे डायरेक्ट ग्रहण या इसका डायरेक्ट इसको ले नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये जो राइजोबियम नाम का एक जानवर है ना, ये इस नाइट्रोजन को, इस N2 को ये अमोनिया में बदल देता है, NH3 में बदल देता है, और इस अमोनिया को फिर पेड़ पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया पेड़ पौधे सीधे N2 को नहीं ले सकते भाई, इस N2 को अमोनिया में कौन बदलेगा? राइजोबियम बदलेगा। तो राइजोबियम NH3 यानी कि अमोनिया को पेड़ पौधे को दे देगा, और दोस्तों बदले में पेड़ पौधा इसको एक आवास यानी कि घर देने का काम कर देता है। तो दोनों के बीच में एक संबंध, एक रिलेशंस होता है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे बड़ा सल्फर भंडार कहाँ मिलता है? वेयर आर द लार्जेस्ट सल्फर डिपॉजिट फाउंड? तो सल्फर है दोस्तों सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है किस में पाया जाता है? सॉइल एंड सेडिमेंट्स में। इसका आंसर आप खुद लिख लेना, मृदा और अवसाद में सॉइल एंड सेडिमेंट्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वह अनुक्रम जिसमें कर्मावस्थाएं अधिक तेजी से बदलती है, इन विच सक्सेशन सीरीज चेंजेस मोर रैपिडली? इसका आंसर याद करो, वह अनुक्रम जिसमें कर्मा अवस्थाएं अधिक तेजी से बदलती हैं। तो इसका सही आंसर है द्वितीयक अनुक्रम यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन। दोस्तों मैं सक्सेशन आपको बता देता हूँ, रटो मत इसको। अब जो आज आप मिट्टी देख रहे हो, आप बड़े पेड़ देख रहे हो, छोटी झाड़ियाँ भी देखते हो, आप घास भी देखते हो, ऐसे ही थोड़ी बना है। मिट्टी कैसे बनी है? देखो सबसे पहले तो ये जो बड़े बड़े ये जो माउंटेन्स थे, बड़े जो पत्थर थे, कभी ऐसा हुआ होगा बहुत तेज़ तूफान आया होगा, हवा चली होगी, ओले गिरे होंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है कि भाई जो चट्टान, जो रॉक होती है ना, चट्टान में दरारें उत्पन्न होती हैं, और दरारों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? लाइकेन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लाइकेन जब मरेगा तब उसकी जगह थोड़ी थोड़ी घास आना स्टार्ट हो जाएगी, और चट्टान भी, रॉक भी तो टूटेगी कभी ना कभी, तो वही मिट्टी का रूप ले लेती है। ये मिट्टी करोड़ों सालों में बनी है दोस्तों, ये मिट्टी करोड़ों सालों में बनी है, और उसी मिट्टी पर दोस्तों ये छोटी झाड़ी या बड़ी झाड़ी है ना, छोटे पेड़ बड़े पेड़, इस तरह से पूरा एक जंगल खड़ा हो जाता है इस करोड़ों साल की प्रक्रिया में। तो इसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो प्राथमिक अनुक्रम क्या होता है दोस्तों? जैसे कि चट्टान है, रॉक है ना, पहाड़ का कोई टुकड़ा है, करोड़ों साल में मतलब धीरे धीरे है उससे मिट्टी है वो नीचे आती जाएगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स कण नीचे आते जाएंगे, मिट्टी पर फिर घास वगैरह उत्पन्न होगी। तो दोस्तों लाइकेन के बाद में, लाइकेन क्या होती है? छोटी घास होती है, छोटी सी घास होती है लाइकेन से फिर बड़ी घास आती है। ठीक है, जो अपन छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो लॉन के अंदर लगी होती है। तो लाइकेन, उसके बाद में दोस्तों छोटी घास है ना, और उसके बाद में छोटी झाड़ी, बड़ी झाड़ी, छोटे पेड़ और बड़े पेड़। ये प्राथमिक अनुक्रम होता है भाई। ये इसको बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसमें क्रमावस्थाएं अधिक तेज़ी से नहीं बदलती, धीरे धीरे बदलती है। लेकिन दोस्तों मान लो जंगल के अंदर आग लग गई, तो जंगल में जितने भी जानवर थे वो जल के मर गए, पेड़ पौधे हैं वो जल के ख़त्म हो गए, लेकिन उनका जो न्यूट्रिएंट्स है, उनके जो पोषक तत्व हैं पेड़ पौधे को, वो तो ज़मीन पर रहेंगे ना। वहाँ पर दोस्तों जल्दी से जल्दी वहाँ पे घास लगेगी, छोटी झाड़ी बड़ी झाड़ी, ये सब पेड़ पौधे वापस से लग जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो द्वितीयक अनुक्रम होता है, जब मान लो जंगल में आग लग गई तो कर्मावस्थाएं तेजी से किस में बदली? द्वितीयक अनुक्रम में। आ गए समझ में? तो दोस्तों रट नहीं रहे, अच्छे समझ रहे हैं, तभी ये पेपर अच्छा जाएगा। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो 3-3 साल तक फेल होते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, कौन से वनों में मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है तथा मृदा में अम्लीय व खनिज तत्वों की भी कमी होती है? विच फॉरेस्ट हैव सॉइल्स दैट आर डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो लाइक एसिडिटी एंड मिनरल्स? यानी कि दोस्तों ऐसी कौन सी मिट्टी जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, या कम होते हैं, और जो मिट्टी है वो अम्लीय एसिड नेचर की होती है? तो ऐसा कौन सा वन है? शंकुधारी वन। याद रखना भाई, शंकुधारी वन, कोनीफेरस फॉरेस्ट। अब दोस्तों ये कोनीफेरस मैंने नीचे बताया, देखो ये जंगल है कोनीफेरस यानी कि शंकुधारी वन, इसके पेड़ पौधे देखो आप, है ना। तो इसके जो जितने भी पेड़ हैं शंकुधारी वनों के, कोनीफेरस फॉरेस्ट के,
वो पेड़ है ना, अपनी जो पत्तियां हैं वो निडल जैसा यानी कि सुई के आकार की इनकी पत्तियां होती है, क्योंकि बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा होती है। अपने आप को बचाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर है, ये अपनी पत्तियों को दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हेमलॉक, ईयू और मेपल वनस्पति किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? भाई हेमलॉक, ईयू, मेपल। तो इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हेमलॉक, ईयू एंड मेपल ट्रीज आर फाउंड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है शीतोष्ण सदाबहार वन यानी कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, किस पारितंत्र में जीव सहती यानी कि बायोमास सितंबर से अक्टूबर तक अपनी चरम सीमा स्थिति तक वृद्धि कर लेता है? इन एन इकोसिस्टम बायोमास इंक्रीज टू इट्स पीक लेवल फ्रॉम द सितंबर टू अक्टूबर। तो जीव सहती क्या बायोमास यानी कि दोस्तों जैसे कि मान लो जुलाई अगस्त में तो काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई और फिर नई घास आती है, ठीक है, नए पेड़ हैं, वो मतलब पेड़ सूख गए थे, बरसात आते ही वो हरे भरे हो जाते हैं। सितंबर और अक्टूबर के अंदर देखते हैं भाई पूरा झाड़ जंगल तैयार हो जाता है, ठीक है, मतलब घास भी बड़ी बड़ी हो जाती है। तो बायोमास क्या होता है कि वहाँ पर कितने पेड़ पौधे हैं, कितने जो घास है कितनी क्वांटिटी में आ गई है। तो दोस्तों ये किस इकोसिस्टम में ऐसा होता है? ये घास स्थल पारितंत्र में होता है। राइट साइड में आप घास का मैदान देख सकते हैं भाई, है ना। घास स्थल परितंत्र का मतलब इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, रेगिस्तान का मतलब डेजर्ट इकोसिस्टम, समुद्र यानी कि मैराइन इकोसिस्टम। तो भाई ये घास स्थल पारितंत्र सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, कैलोटिस वर्सिकलर एंड यूरोमेस्टिक हार्डविकाई जैसी छिपकलियाँ की प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती है? दोस्तों कैलोटिस वर्सिकलर और यूरोमेस्टिक हार्डविकाई ये लिजार्ड्स होती है दोस्तों, लिजार्ड्स होती है। ये कहाँ पाई जाती है भाई? थार मरुस्थल यानी कि थार डेजर्ट में पाई जाती है। ध्यान देना भाई, है ना, जो टिड्डियों को अपना शिकार बनाती है, जो टिड्डियों को अपना शिकार बनाती है, थार मरुस्थल डेजर्ट रेगिस्तान में, है ना। कैसे भी आए आप सही करके आएंगे। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? वे असंलग्न जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पे रहते हैं। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लाइव एट द एयर वाटर इंटरफेस? अब दोस्तों जैसे कि मान लो एक झील है, ठीक है, अब झील में है ना आप जानवरों की ऑर्गेनिज्म की स्थिति देखो। कुछ जानवर आपको बिल्कुल सरफेस पे सतह पर तैरते हुए नजर आएंगे और कुछ जानवर उनके नीचे होते हैं, कुछ जानवर उनके नीचे होते हैं, जैसे कि जो नेक्टन मछली है दोस्तों नीचे होती है। और सबसे नीचे दोस्तों कुछ ऐसे जानवर जैसे कि लोबस्टर है, स्पांज है, ये जानवर सबसे नीचे पर पैंदे पर बैठे रहते हैं। तो किसी भी मतलब पानी की संरचना में, ठीक है, किसी भी जो मतलब जैसे झील हो गई, तालाब हो गए, वहाँ पे जानवरों की स्थिति देख सकते हैं हम, कौन ऊपर होता है कौन नीचे। इसी आधार पर मतलब हमने कैटेगराइज कर दिया है जीवों को। तो दोस्तों ऐसे कौन से जानवर हैं जो कि वायु जल अंतरापृष्ठ पे रहते हैं यानी कि एयर वाटर इंटरफेस पे, यानी कि सबसे टॉप पे रहते हैं, जो कि हवा के संपर्क में भी रहते हैं, हवा के कांटेक्ट में रहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पटलक न्यूस्टन। परिपादप कौन होते हैं दोस्तों? जो कि मतलब जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ों से पत्तियों से चिपके रहते हैं, उनको पेरीफाइटन कहते हैं, पेरीफाइटन कहते हैं, याद रखना भाई। और पलवक क्या होते हैं? ये छोटे पेड़ पौधे होते हैं पलवक। छोटे जानवर भी पलवक के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि पलवक प्लैंकटन दो टाइप का होता है, फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन, है ना, याद रखना। तरणक क्या होते हैं? ऐसे जानवर जो कि तैरने में माहिर होते हैं, जैसे कि व्हेल मछली, ये तरणक जीव का उदाहरण है भाई, ध्यान देना भाई, कुछ भी सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग के अध्यक्ष ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड द्वारा 1987 में सतत विकास पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? दोस्तों बार बार सवाल रिपीट होता है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। In a 1987 report on sustainable development was published by the Gro Harlem Brundtland, the chairman of the World Commission on Environment and Development. What was the title of that report? दोस्तों सतत विकास पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं करने लगे लोग, है ना, और एक आयोग था, एक कमीशन था, जिसका नाम क्या था? पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, है ना। इस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था? ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट था, इसका चेयरमैन कौन था? ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड था, ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, सतत विकास पर, और कब की? 1987 में। एक ही सवाल में देख रहे हो 3-4 सवाल डाल दिए मैंने, कुछ भी आए तो आप सही करके आएंगे। तो दोस्तों वो रिपोर्ट जो प्रकाशित पब्लिश की थी उसका टाइटल, शीर्षक क्या था? हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, है ना, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि मिल बांट करके अपन पृथ्वी के रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? दोस्तों नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? प्राकृतिक गैस नहीं होगा, ठीक है, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है और बायोमास भी है। नेचुरल गैस नहीं है, जैसे कि CNG है, LPG है। दोस्तों
ये अनलिमिटेड मात्रा में थोड़ी है। तो दोस्तों पढ़ते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तभी आप सही कर पाओगे। नवीकरणीय संसाधन या रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनकी समय के साथ प्राकृतिक रूप से पूर्ति होती है, यानी उपयोग करने के बाद में ख़त्म नहीं होते हैं, इनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि कभी ख़त्म नहीं होने वाले संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा है ना, जैसे कि सूरज है, पवन ऊर्जा हवा से जो एनर्जी मिलती है ना, जल ऊर्जा भूतापीय यानी कि जो धरती के अंदर अगर काफ़ी ज़्यादा हीट है, ठीक है, उसका हीट का उपयोग करके भी अपन इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। और बायोमास यानी कि दोस्तों जैसे कि कृषि क्षेत्र से जो अपशिष्ट निकलता है, यानी कि जो गोबर वगैरह है और फूल है, सब्जी है ना, पुराने पत्ते हैं, इसको जला करके है ना, इसको गैसीफायर में डाल करके अपन मीथेन गैस बनाते हैं, इसको बायोमास कहते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर नेचुरली replenished over time, meaning they don't run out and can be used again, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि ख़त्म नहीं होते, बार बार उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर क्या होता है, जैसे कि झरना है या फिर कोई बांध है, वहाँ पर दोस्तों टरबाइन लगा करके पानी से अगर बिजली बनाते हैं उसको हाइड्रो पावर करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास ये इसके एग्जाम्पल हो गए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के भाई, ठीक है। तो आंसर इस हिसाब से प्राकृतिक गैस होगा। आगे चलते भाई जल्दी जल्दी फटाफट से, तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। दूसरे वीडियो का इंतजार ज़रूर करना दोस्तों अगर आपको सही लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही सवाल आएंगे आपके सामने। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदल जाता है, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम द गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। तो दोस्तों जैसे कि कपूर है, कपूर को आप रखोगे तो दोस्तों वो पानी में नहीं बदलेगा, वो तो गैस बन के पहले ही उड़ जाएगा। तो कपूर क्या, कपूर की गोली सॉलिड होती है, ठोस होती है, तो ठोस है वो सीधे गैस में बदल जाए, इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। और वाष्पन किसे कहते हैं, इवेपोरेशन, यानी कि पानी है भाप के रूप में, पानी है भाप के रूप में वो ऊपर उड़ जाए। संघनन क्या होता है ना, जैसे कि कोई भाप है वो पानी की बूंद बन जाए तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों से है ना, पत्तियों से जो पानी की बूंदें निकलती रहती है उसको ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हिमाचल और जम्मू में जल की नहरों से सिंचाई और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, ऐसी नहरों क्या कहते हैं। इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू वाटर कैनाल्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशंस एंड टू मीट डेली नीड्स, व्हाट आर दीज कैनाल्स कॉल्ड। दोस्तों क्या होता है कि जो ग्लेशियर होते हैं जहाँ पे बर्फ़ है, हिमनद है, वो रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो पानी आता है उसको एक नालियों के यानी कि नहरों के माध्यम से गाँव तक लाया जाता है। इस सिस्टम को दोस्तों कुल कहते हैं। तो ये जो नहरें वगैरह दिख रही हैं इसको कुल कहते हैं। हिमाचल में लाहौल स्पीति जिला है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुल वगैरह हैं, और जम्मू के अंदर भी है। क्वेश्चन नंबर 24, भूमि निम्नीकरण का कारण कौन सा नहीं है, विच कॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। देखो भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या है कि भाई जो ज़मीन है वो उपयोग करने लायक अब नहीं रही है। तो दोस्तों ये वन अपरूपण, जंगल के अगर पेड़ पौधे काट देंगे तो दोस्तों मिट्टी है वो ख़राब हो जाएगी, डिफॉरेस्टेशन। नदियों पर बांध बनाना, डैम्स ऑन रिवर, औद्योगिकरण, ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने, फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे खोलेंगे तो भी ज़मीन खराब हो जाती है। उपरोक्त सभी सारे ही इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, आलू, केला, अनानास, रबड़ के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी उपयोगी भाई। विच टाइप ऑफ सॉइल्स इज सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज, बनानास, पाइनएप्पल एंड रबड़। दोस्तों ये फसलें कहाँ पर किस मिट्टी के अंदर होती हैं, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी इसका सही आंसर होगा, रेड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 26, वन अपरूपण का मुख्य कारण कौन सा भाई, मेन कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन है ना, प्रमुख कारण कौन सा। वैसे तो ये चारों ही ऑप्शन है वो मतलब उनके कारण से जंगलों का नाश हो रहा है, जंगल के पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। लेकिन जो जनसंख्या विस्फोट है, सबको अच्छे घर चाहिए, सबको अच्छा गेट चाहिए, फर्नीचर चाहिए, अलमारी चाहिए, सबको बढ़िया चाहिए ना, कहाँ से आएगा, जंगल के पेड़ पौधे हम लगातार उड़ाते जा रहे हैं बड़ी रफ्तार से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा और भी याद कर लो है ना, वन अपरोपण यानी कि पेड़ पौधों को काटना, वनों में आग लगना, फॉरेस्ट फायर, इससे भी खत्म हो जाते हैं पेड़ पौधे जंगल के। और पशुओं द्वारा चराई, ग्रेजिंग एनिमल्स, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं है ना पेड़ पौधों को। पीड़क जीवों का हमला, पेस्ट अटैक्स, जैसे कि जो टिड्डी हैं दोस्तों, अगर किसी पौधे पर बैठ जाती है तो उसकी पत्तियां चट कर जाती है, ये भी वन अपरोपण का कारण है। आगे चलते हैं दोस्तों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम कब बनाया था भारत सरकार ने। व्हेन वाज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप
एक्ट इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो ये एक्ट, ये अधिनियम, कानून कब बनाया सरकार ने कि जो जंगल के अंदर जो जनजाति या ट्राइब्स रहती हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि उनको ज़मीनों पर अधिकार बने रहे। 2006 में बना था भाई, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, विविधता की मूलभूत मुद्रा का नाम क्या? व्हाट इज़ द फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी? आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या होता है भाई आनुवांशिक विविधता? जैसे कि दोस्तों चावल है ना, चावल की दोस्तों भतेरी टाइप की जो किस्में हैं वो आती हैं भाई, 40 रुपये किलो भी आता है और 400 रुपये किलो भी आता है ना। तो चावल में ही भतेरी टाइप की अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ आती हैं। और ऐसे ही आम देख लो दोस्तों, है ना। तो आम में भी दोस्तों मार्केट के अंदर तरह तरह के आम आते हैं जब इनका सीज़न आता है। तो दोस्तों किसी भी एक प्रजाति में, किसी भी स्पीसीज़ में अगर डाइवर्सिटी हो जाए उसके जीनों में, है ना, उसके जीन है वो डिफरेंट हो जाए तो इसको आनुवंशिक विविधता कहते हैं। तो दोस्तों ये सवाल ऐसे भी आ सकता है ना, कि भाई जो धान है, धान और आम के अंदर जो विविधता, जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो कौन सी होती है? आनुवांशिक, जेनेटिक डाइवर्सिटी, याद रखना भाई। और विविधता की मूलभूत मुद्रा यानी कि फंडामेंटल करेंसी, ये भी इसका आनुवांशिक विविधता सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, एजेडिरेक्टा इंडिका, या इसको, ये बॉटनिकल नेम है भाई, इसका साइंटिफिक नेम है नीम का। नीम एक पौधा होता है ना, किस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है? इन विच रीजन एजेडिरेक्टा इंडिका इज ए नेटिव और एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि दोस्तों लाखों सालों से ये जो नीम है ये कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, जो वहाँ के स्थानिक यानी कि एंडेमिक स्पीसीज है, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय में पाया जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30, नीलगिरी के लंगूर सिंह पूंछी वानर, यानी कि ऐसे बंदर जिनकी जो पूंछ होती है ना, जिनकी जो टेल होती है वो शेर की तरह होती है, और हॉर्नबिल जानवर कहाँ पाए जाते हैं भाई? इन विच रीजन नीलगिरी लंगूर, लॉयन टेल्ड मंकी एंड हॉर्नबिल, ये राइट साइड में हॉर्नबिल दिख रहा है भाई, बहुत ही सुंदर एक बर्ड है। पश्चिम घाट में पाया जाता है, जो वेस्टर्न घाट कहाँ पे फैला हुआ है? ये केरल में, महाराष्ट्र में, गोवा में, इस तरफ फैला हुआ पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो दोस्तों यहाँ पे आप हिंदी में जो प्रश्न लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, सॉरी दोस्तों आप है ना इंग्लिश में चेंज कर लेना कि भाई ये तो हिंदी में तो सही लिखा हुआ है, कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? नोट हटा लेना भाई, इंग्लिश में थोड़ा सा ये नोट है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो दोस्तों गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? जो कि हमें लगातार एनर्जी दे रहे हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं ये, जैसे कि जो विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, ये गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। तो वही पूछा है कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है? पवन ऊर्जा इसका सही आंसर है भाई, पवन ऊर्जा। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, कोयला और प्राकृतिक तेल, नेचुरल गैस, कोल एंड नेचुरल ऑयल, ये सब क्या है? ये तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल है, ध्यान देना। ठीक है, तो सवाल क्या था हिंदी में, याद करो, कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है जो कि लाखों सालों से चले आ रहे हैं, न कि खत्म होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, कितना भी यूज कर लो। पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी है, याद रखना भाई, है ना। और इंग्लिश में ये नोट हटा लेना। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, बहुत ही बार रिपीट हुआ दोस्तों, बढ़िया सवाल है। सम स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। तो देखो पहला स्टेटमेंट, पहला कथन क्या है दोस्तों? दुनिया के 34 हॉट स्पॉट में 4 भारत में है। हॉट स्पॉट क्या होता है? मोबाइल वाला नहीं है हॉट स्पॉट, या इसको हिंदी में जैव तप्त स्थल कहते हैं। जैव तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या होते हैं कि ऐसा इलाका जहाँ पर जानवरों की और पेड़ पौधों की जो प्रजातियाँ वो बहुत भर भर के पाई जाती हैं, बहुत तगड़े तगड़े बढ़िया सुंदर पेड़ पौधे पक्षी पाए जाते हैं, वो हॉट स्पॉट कहलाते हैं। और भाई दुर्लभ रेयर स्पीसीज़ भी यहाँ पर पाई जाती है, दुर्लभ प्रजाति के जंतु जानवर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो भारत में 4 हैं, याद करवा देता हूँ। पहला है हिमालय, ध्यान रखना, हिमालय पहला हॉट स्पॉट है भारत का, पहला जैव तप्त स्थल हिमालय है। दूसरा क्या है? पश्चिमी घाट, जहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे, काफ़ी जंतु जानवर पाए जाते हैं, पहला हिमालय। दूसरा पश्चिमी घाट। तीसरा सुंडालैंड, ठीक है, तीसरा सुंडालैंड, यानी कि दोस्तों जो निकोबार द्वीप समूह के आसपास का इलाका वो सुंडालैंड इलाका कहलाता है। चौथा इंडो बर्मा क्षेत्र, जहाँ पर ये बांग्लादेश सिक्किम वाला जो रीजन आता है, म्यांमार वाला, है ना, वो इंडो बर्मा क्षेत्र। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, ये मैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में ये लिखूंगा सवाल, ये भी याद कर लेना आप। तो बिल्कुल ये तो सही है। भारत में 10 भूगर्भीय क्षेत्र, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया हैज़ 10 बायोग्राफिक रीजन्स, बिल्कुल सही भाई। भारत में 26 मान्यता प्राप्त केंद्र हैं। इंडिया हैज़ 26 रिकॉग्नाइज्ड एंडेमिज्म सेंटर्स, बिल्कुल सही है। 26 मान्यता प्राप्त केंद्र का मतलब क्या है कि भाई
ऐसे ऐसे कुछ सेंटर बनाए गए हैं भारत में जहाँ पर निश्चित प्रकार के जो फूल पेड़ पौधे हैं उनकी स्पीसीज़ पाई जाती हैं। सारे ही सही आंसर हैं। आगे चलते हैं। ठोस ईंधन को गैस में बदलने का काम कौन करता है? हु कन्वर्ट्स सॉलिड फ्यूल्स इनटू गैस? बायोमास गैसीफायर। दोस्तों इसमें आप मतलब इसमें फूल पत्ती है ना, और जो कृषि क्षेत्र यानी कि जो एग्रीकल्चर फार्म हाउस है उसका जो कचरा डालते हैं अपन, तो इससे मीथेन गैस है ये बना देता है भाई। ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल्स को गैस में कौन कन्वर्ट करता है? बायोमास गैसीफायर। क्वेश्चन नंबर 34। आपने दोस्तों घरों की छतों पर या लोगों के खेतों में आपने ये जो बैंगनी कलर की, ठीक है, या नीली कलर की ये जो प्लेटें होती हैं जो कि दोस्तों ये सनलाइट से प्रकाश की उष्मा से, प्रकाश की किरणों से ऊर्जा बनाती हैं। ये इस प्लेटों में दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल डाले जाते हैं। तो मेन फंक्शंस ऑफ फोटोवोल्टिक सेल क्या है? सौर ऊर्जा को यानी कि सनलाइट, सूरज से जो प्रकाश मिल रहा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 35। किस साल तक विकासशील देशों की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच जाएगी? इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल रीच 8 बिलियन? एक बिलियन में, ठीक है, 1 बिलियन में 1 अरब, तो 8 बिलियन में 8 अरब, ठीक है। तो ये जो विकासशील देशों की जनसंख्या दोस्तों 2050 तक ये 8 अरब पहुंच जाएगी। विकासशील देश जो कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब। क्वेश्चन नंबर 36। 19वीं शताब्दी के मध्य प्रजातियों के चयनात्मक विनाश के कारण कौन सा जानवर खत्म हो गया? विच एनिमल बिकेम एक्सटिंक्ट इन द मिड 19th सेंचुरी ड्यू टू द सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स स्पीसीज? यानी कि दोस्तों ढूंढ कर इन जानवरों को मारा गया जो कि दोस्तों करोड़ों की संख्या में उड़ते थे और हज़ारों किलोमीटर तक इनके जो आसमान में इनकी जो लाइनें हैं वो देखी जाती थी। यात्री कबूतर, इसको बहुत ज़्यादा मारा गया भाई अमेरिका के अंदर। पैसेंजर पिजन ये ख़त्म हो गया है। ये कहलाता है किसी भी प्रजाति को आप अगर सेलेक्ट करके मारते हो उसको कहते हैं चयनात्मक विनाश या सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। यात्री कबूतर भाई, पैसेंजर पिजन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। किस आक्रामक प्रजाति के पराग कणों के कारण त्वचा में एलर्जी पैदा होती है? तो दोस्तों राइट साइड में देखो आपको, ठीक है, एक पौधा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद फूल नज़र आ रहे हैं, है ना। बढ़िया स्मेल आती है, लेकिन दोस्तों अगर आपको छुएंगे इसको, इसके जो फूल है अगर आपकी स्किन के टच हो गए तो दोस्तों एलर्जी, है ना, खुजली हो सकती है। तो दोस्तों विच एलियन स्पीसीज स्प्रेड स्किन एलर्जी? कांग्रेस खरपतवार, कांग्रेस वीड इसका सही भाई इसका सही आंसर है। दोस्तों आक्रामक प्रजाति क्या होती है दोस्तों? जैसे कि मान लो अमेरिका गए आप, वहाँ पर कोई फूल का पौधा आपको पसंद आया, आप उस फूल के पौधे को अपने गार्डन में लगा दिए, लेकिन दोस्तों 1 साल के बाद में इतना जंगली की तरह वो फैला कि आसपास के जितने भी पेड़ पौधे थे उसने ख़त्म कर दिए। खुद ही दिख रहा है वो आपके गार्डन में। तो आपने सोचा भाई मैं लाया था तेरे को सुंदरता बढ़ाने के लिए, लेकिन तू तो मेरे ही पेड़ पौधे खा गया। तो भाई ये होती है एलियन स्पीसीज जो कि अन्य पेड़ पौधों को खा जाती है, उनको ख़त्म कर देती है एलियन स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 38। बाघ परियोजना को कब शुरू किया गया? दोस्तों टाइगर है, टाइगर को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 1973 को भाई। 1 अप्रैल 1973 को क्या चला है? बाघ परियोजना। क्वेश्चन नंबर 39। पेरेग्रीन फाल्कन तथा हुपिंग क्रेन की संख्या किस संरक्षण विधि से बढ़ी है? दोस्तों ये आपको राइट साइड में जानवर दिख रहा होगा, पक्षी है भाई, बहुत सुंदर पक्षी है। इसकी संख्या है, इसका जो नंबर है वो काफ़ी कम बचा था। किसका? हुपिंग क्रेन का और पेरेग्रीन फाल्कन का। तो दोस्तों पालन पोषण विधि द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई गई, यानी कि इनको एक बाड़े के अंदर रखा गया, टाइम पर पानी, टाइम पर दाना इसको डाला गया। फोस्टरिंग मेथड इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। वन्य जीव अभ्यारण्य की संरक्षण तकनीक के उदाहरण? बहुत ही बढ़िया सवाल है, एक सवाल जरूर आएगा, देखना है। विच टाइप ऑफ कंजर्वेशन टेक्निक एग्जाम्पल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? दोस्तों 2 तरह की संरक्षण तकनीकी होती हैं, आपको बता देता हूँ। पहला तो है भाई यथास्थल, ठीक है। यथास्थल में क्या होता है? प्राकृतिक आवासों में लुप्त प्राय प्रजातियों और उनके संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण उनके मूल वातावरण में ही किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव मंडल भंडार, समुद्री संरक्षित क्षेत्र और पवित्र उपवन। दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में नहीं आया आपको? अब जैसे कि मान लो आपको लगा कि भाई उस पहाड़ के पास में टाइगर रहते हैं, वहाँ पे हिरण रहते हैं, काफ़ी तरह के जानवर रहते हैं, और दोस्तों उनको नहीं बचाया गया, ठीक है, उनको नहीं बचाया गया तो इनको कोई शिकारी है वो ले जाएगा, इनकी खाल बेचेगा, इनकी हड्डियाँ बेचेगा। तो आपने क्या किया, जो पहाड़ी वाला इलाका था ना, जो पहाड़ी वाला इलाका था,
आपने कह दिया यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ पे कोई शिकार नहीं कर सकता है, तो जानवरों को आप शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब जानवर वहीं पे हैं, उस पहाड़ के पास में ही है। तो जब जानवरों को और पेड़ पौधों को आप इस तरह से बचाते हो कि भाई उनके मूल स्थान पे रहने देते हो, उनको शिफ्ट नहीं करते हो, तो इसे कहते हैं यथा स्थल संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन टेक्निक। याद हो गया? इसके एग्जाम्पल याद कर लेना। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे कि मान लो राजस्थान के रणथंभौर में दोस्तों टाइगर है, वो काफ़ी ज़्यादा है, वो वन्य जीव अभ्यारण्य है। जीव मंडल भंडार, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बढ़िया बढ़िया मछलियाँ पाई जाती हैं। पवित्र उपवन, यानी कि दोस्तों जैसे कि कोई मंदिर है, उसके सामने बहुत सारी झाड़ियाँ वगैरह, झरने वगैरह हैं, तो वो पवित्र उपवन है। अब इंग्लिश में पढ़ लो भाई, इन सीटू कंजर्वेशन इज द ऑन साइट प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर इंटायर इकोसिस्टम इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। हो गया याद? एग्जाम्पल देखो, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया और सैक्रेड ग्रूव्स। ठीक है, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल दे भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वन्य जीव अभ्यारण्य। ये किस संरक्षण तकनीक का उदाहरण है? यथा स्थल संरक्षण तकनीक का भाई, कि जानवर को हम छेड़ेंगे नहीं, शिफ्ट नहीं करेंगे। अब देखो दूसरा देखो, बीज बैंक कौन से संरक्षण तकनीक का उदाहरण है? विच टाइप ऑफ कंजर्वेशन टेक्निक यूज्ड एज सीड बैंक। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था भाई, बाह्य स्थल संरक्षण तकनीक दूसरे टाइप की होती है, एक्स-सीटू टेक्निक इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? प्राकृतिक आवासों से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि हमें लग रहा है कि भाई इस प्रजाति के 3 ही पक्षी बचे हैं, इनको हमने नहीं बचाया तो ये तो भूखे मर जाएंगे या इनका कोई शिकार कर लेगा, मार देगा। तो आप क्या करते हो? चिड़ियाघर के अंदर उन तीनों पक्षियों को लेके आ जाते हो। तो आपने शिफ्ट कर लिया है ना, वहाँ से उठा के लेके आ गए जंगल से। तो प्राकृतिक आवासों से बाहर संरक्षण की एक ऐसी रणनीति है जिसके द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियाँ, यानी कि जो संख्या में कम बची हैं, उनके आनुवंशिक पदार्थों या पारिस्थितिक तंत्रों को उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर संरक्षित किया जाता है, उनको बचाया जाता है। जैसे कि चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर यानी कि जू, वनस्पति उद्यान यानी कि दोस्तों ऐसा गार्डन जिसके अंदर बढ़िया बढ़िया दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे होते हैं। बोटेनिकल गार्डन इसको कहते हैं, दिल्ली के अंदर भी है, वहाँ देख के आना, बढ़िया बढ़िया पेड़, आपने सुने ही नहीं होंगे ऐसे पेड़ है वहाँ पे। बीज बैंक, तो जैसे कि दोस्तों कोई फसल है या कोई फूल सब्जी है, ठीक है, उसके बीज हैं वो आपने इकट्ठा कर रखे हैं, बैंक बना रखा है। जीन बैंक है ना, आपने जीन इकट्ठा कर रखे हैं। क्रायोप्राइजेशन क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है दोस्तों? जैसे कि किसी भी जानवर की कोई कोशिका है या कोई उत्तक है, कोई टिश्यू है या कोई सेल्स है, वो आपने बचा के रखा है। इस टेक्निक को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। और संरक्षण प्रजनन के अंदर ये भी बाह्य स्थल संरक्षण तकनीक के उदाहरण। तो इंग्लिश में पढ़ लो, एक्सेटिव कंजर्वेशन इज द स्ट्रेटजी ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज, दियर जेनेटिक मटेरियल और इकोसिस्टम आउटसाइड दियर नेचुरल हैबिटेट्स, यानी कि जिस प्राकृतिक आवास में जहाँ पर वो रहते थे मूल स्थान से आपने उठाया उनको और आपने शिफ्ट कर दिया आप चिड़ियाघर में। ठीक है, जैसे कि जूज, बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स। ठीक है, जहाँ पे ब्रीडिंग के माध्यम से दोस्तों आप उस जानवर को बचाते हो। तो ये क्या है? एक्स-सीटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, उद्योगों की चिमनी से निकलने वाला प्रदूषक किस प्रकार का स्रोत है भाई? व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इज द पोल्यूटेंट्स इमिटेड फ्रॉम द इंडस्ट्री चिमनीज। तो दोस्तों ये जो प्रदूषक, ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो दो तरीके से निकल सकते हैं। तो निश्चित बिंदु स्रोत होता है, फिक्स्ड पॉइंट सोर्स, यानी कि दोस्तों जैसे कि चिमनी है, चिमनी में एक पॉइंट होता है, उसी पॉइंट से तो वो पूरा धुआं है वो आसमान में जा रहा है। और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट का मतलब क्या है भाई? खेत के अंदर किसान लोग काफ़ी सारे दवाई पेस्टिसाइड वगैरह डालते रहते हैं, तो खेत में पानी ज़्यादा हो जाता है, तो खेत के अलग अलग हिस्सों से जो प्रदूषक, जो पोल्यूटेंट्स है वो निकलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कोई पॉइंट है ही नहीं, अनेकों पॉइंटों से निकलता है खेत में, तो जो फर्टिलाइज़र, यूरिया, जो गंदगी जो भी है पोल्यूटेंट वहाँ का। लेकिन दोस्तों जो चिमनी है या फिर रसोई में जो गंदा पानी है वो भी तो एक पॉइंट, एक नाले से होके आ रहा है। तो दोस्तों दो तरह के सोर्स होते हैं, एक तो पॉइंट सोर्स, एक नॉन पॉइंट सोर्स, आप समझ गए होंगे। तो औद्योगिक चिमनी से इसमें कौन सा आंसर ठीक होगा? निश्चित बिंदु स्रोत, फिक्स्ड पॉइंट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, तो भोपाल शहर के अंदर एक गैस त्रासदी हुई थी, एक हादसा हुआ था, गैस हादसा। उसके अंदर दोस्तों कौन सी गैस है वो लोगों की मौत का कारण बनी थी, यानी कि किस गैस की वजह से लोग मर गए थे भोपाल के अंदर? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को, ध्यान रखना भाई। तो भाई ये जो गैस है ना, इसकी सहायता से मतलब कीटनाशक, पेस्टिसाइड वगैरह बनाए जाते थे। लेकिन गलती हुई, हज़ारों लोग मारे गए, 10,000 के आसपास। सरकार के पास में भी डेटा नहीं है दोस्तों। ठीक है, और जिसके कारण मारे वो भी अमेरिका भाग गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44,
चार पदार्थ की पीएच नीचे दे रखी है भाई। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच कहाँ पर यूज करते हैं? अगर किसी पदार्थ, किसी सब्सटेंस की आपको अम्लता निकालनी है या क्षारकता निकालनी है, जैसे कि एसिडिटी, एसिड है या बेस है, ठीक है, अगर आपको ऐसा पहचाना तो आप पीएच पैमाने का इस्तेमाल करते हो। तो चार पदार्थों की एक ए पदार्थ की दे रखी 3.5 है पीएच, दूसरे पदार्थ की 4.7 है, तीसरे की 7.5 और चौथे की है 12। दोस्तों इसमें से किसकी क्षारकता सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोस्ट बेसिसिटी? दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ भाई, है ना। देखो 0 से लेकर के 14 के बीच में पैमाना होता है ना, स्केल होता है भाई, स्केल होता है 0 से 14 के बीच में। आप ये याद रखो कि देखो 0 और 7 के बीच में किसी भी पदार्थ का अगर पीएच है वो आएगा तो वो एसिड नेचर का होगा, है ना, वो अम्ल होगा, वो स्वाद में खट्टा होगा। जैसे कि दोस्तों ब्लैक कॉफ़ी है और टमाटर का जो रस है और संतरे का रस है, लेमन जूस और गैस्ट्रिक एसिड, दोस्तों ये सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, यानी कि स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि आपको कोई पूछ ले, ठीक है, कि भाई टमाटर का जो रस है उसकी पीएच की, उसका पीएच का मान क्या होता है ना, 4 होता है और वो अम्ल होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही डिस्टिल्ड वाटर, है ना, जो पानी जिसको अपन आरओ वाला पानी कहते हैं, उसका पीएच 7 होता है भाई। और जो आपका खून है उसका पीएच 7.4 होता है भाई। बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ रहे हो ना, किसको पढ़ना अच्छा लग रहा है भाई, है ना, ज़रूर से कमेंट करें। सी वाटर, समुद्र का पानी है, उसका पीएच 8 है। और ऐसे ही दोस्तों अगर हम इसके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें, ब्लीच की बात करें, है ना, और साबुन का जो पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये क्षारकता होती है, बेसिसिटी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 पदार्थ दिए गए थे 12। तो दोस्तों जो 14 के करीब होगा, जो 14 के करीब होगा, सबसे ज़्यादा संख्या में होगा, वही तो क्षारक बेसिसिटी ज़्यादा दिखाएगा, क्षारकता ज़्यादा दिखाएगा। अभी बोला है 0 और 7 के बीच में जिस पदार्थ का, जिस सब्सटेंस का पीएच है वो अम्ल एसिड होगा, और 7 से लेकर 14 के बीच में जो है वो क्षारकता दिखाएगा, वो बेसिसिटी दिखाएगा, यानी स्वाद में कड़वा होगा वो। तो आंसर नंबर 4 सही है इसमें, 12। ठीक है, ये चौथा जो पदार्थ है सबसे ज़्यादा बेसिसिटी रखता है। क्वेश्चन नंबर 45, ओजोन परत की मोटाई अथवा सांद्रता को किस में मापा जाता है? अब जैसे कि दोस्तों जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, उसको भी आप रिएक्टर पैमाने में मापते हो। तो इन वाट यूनिट इज़ द थिकनेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर मेजर। और जैसे कि डिस्टेंस को दूरी में किलोमीटर में मापते हो ना, और किसी भी लिक्विड को, दूध को, पानी को आप लीटर में मापते हो, सॉरी दूरी को आप किलोमीटर में मापते हो, और पानी और घी वगैरह को आप लीटर वगैरह में मापते हो। और ध्वनि को किस में मापते हो? कमेंट करना, ध्वनि की मापने की इकाई कौन सी है, बताओ मेरे को, साउंड की। तो दोस्तों ओजोन परत जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, यानी कि सूरज से आने वाली प्रकाश की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकती है। कौन रोकती है? ओजोन परत। और ये ओजोन परत अगर धरती पे सीधे आएगी तो दोस्तों स्किन कैंसर होगा, स्किन कैंसर होगा। तो डॉप्सन इसका सही आंसर है, डॉप्सन यूनिट। ये ओजोन की परत की मोटाई है, इसके माध्यम से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम में संशोधन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट अमेंडेड? कब हुआ था? 1987 में इसका संशोधन यानी कि बदलाव हुआ था भाई। और ये बन कब गया था? 1981 में ही बन गया था, है ना। जो वायु, देखो हवा गंदी होती जा रही है और इसको बचाने के लिए वायु प्रदूषण अधिनियम लाया गया, यानी कि एयर पोल्यूशन एक्ट लाया गया 1981 में। इसमें बदलाव कब हो? वही पूछा भाई, 1987। मिलान कीजिए भाई, मिलान कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, आपके लिए लेके आए हैं, खास आपके लिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपको मैच करना है दोस्तों। जैसे कि मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही लिखा है, क्योंकि ये भी डिमांड आ रही थी कि भाई इंग्लिश में आप बनाते नहीं हो, तो भाई इंग्लिश में ही बना दिया अब, है ना। देखो पर्यावरणीय प्रभाव एक कॉलम में लिखा होगा और दूसरी तरफ श्रेणी होगी, कैटेगरी होगी, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस और कैटेगरी। तो दोस्तों याद करो, याद करो, है ना, ये सेम टू सेम आ सकता है आपके पेपर में। अब देखो ये ऊपर क्या लिखा? पर्यावरणीय प्रभाव, यानी कि जो विष है, जहर है, जहर है। दूसरा विकिरण है या रेडिएशन। तीसरा तनाव या स्ट्रेस, है ना, जो टेंशन हम ले लेते हैं एग्जाम के कारण से या फेल हो गए, है ना। और फिर चौथा है सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पांचवा है उपेक्षा या नेग्लेंस, यानी कि मान लो कोई भाव नहीं दे रहा है, शादी में गई कोई पूछ ही नहीं रहा वहाँ पे, नेग्लेक्ट, ठीक है। तो श्रेणियाँ, यानी कि जो विष है वो किससे जुड़ा हुआ है? एक तरफ मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल लिखा हुआ है, यानी कि मन से संबंधित। जैविक यानी कि बायोलॉजिकल, शारीरिक भौतिक यानी फिजिकल, सामाजिक सोशियोलॉजिकल, और रासायनिक केमिकल लिखा हुआ भाई। जो विष है, जहर है दोस्तों, जहर एक तरह का केमिकल होता है। तो जहर जैसे कि पोटेशियम साइनाइड है, जिसको ये आतंकवादी वगैरह रखते हैं, खा जाते हैं, मर जाते हैं।
ये जो जहर होता है दोस्तों, कोई भी दवाई जहर होती है वो रासायन केमिकली तो होता है, तो इस विष को आप केमिकल यानी कि 5वें से मिलान कर दो, है ना। और नीचे इसका जो ऑप्शन है वो भी दे रखा हो भाई, उस हिसाब से बना देना आप। विकिरण, विकिरण क्या होता है, जैसे कि सूरज की जो विकिरण है वो क्या है, क्या है वो, बी में कौन सा है भाई, बी में 3 है, यानी कि शारीरिक भौतिक। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन है, पराबैंगनी विकिरण है, वो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है वो स्किन को। तो ये क्या हो गया, फिजिकल या शारीरिक। तनाव, तनाव क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो रिलेशनशिप के कारण स्ट्रेस में आ गए, ठीक है, टूट गई, या फिर एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गए, या फिर कोई करीबी की डेथ हो गई, तो ये जो स्ट्रेस है वो दिमाग के अंदर ले लेते हैं, तो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल है भाई ये। चौथा है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या है, बायोलॉजिकल, जैविक है भाई ये। तो इसमें तो मतलब सूक्ष्म जीवों में तो लाइफ होती है ना, तो लाइफ किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड। पांचवा उपेक्षा, तो दोस्तों ये समाज से संबंधित है, जैसे कि सोसाइटी के अंदर जाते हैं, कोई शादी है, बहुत अच्छे कपड़े पहन के गए लेकिन कोई तारीफ ही नहीं कर रहा, सब नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये सामाजिक सोशियोलॉजिकल हो जाएगी। आ गया समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 भाई, ये सब मिला देना और उसी हिसाब से ऑप्शन देख ले भाई। ए में 5वां था, बी में 3रा, सी में 1 था और डी में 2 था, और ई में क्या है, ई में 4 है भाई, सामाजिक है ना। आगे चलते भाई, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, विच मोमेंट इज चंडी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा एसोसिएटेड विद। यानी कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो वोमेन्स हैं, ये जो महिलाएं हैं, इन्होंने पेड़ों को हक करके रखा है ना। ये जो काट वन अधिकारी हैं, सरकार हैं, या जो भू माफिया होते हैं, जो गंदे टाइप के लोग होते हैं, वो पेड़ों को काटते हैं भाई, ठीक है। अब देखो अच्छा जो लोग होगा वो विकल्प बनाएगा हमेशा, पेड़ों को नहीं काटेगा। अब 100 साल पुराने कोई पेड़ को काट देगा, अच्छा आदमी थोड़ी होगा। तो दोस्तों ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर एक मोमेंट चला था, जिसको लीड किसने किया था, बड़े नेता कौन थे यहाँ पे, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको पर्यावरण आंदोलन इसका नाम था, उत्तराखंड में हुआ था चिपको मोमेंट, ठीक है। आगे चलते भाई, बलिदान क्षेत्र किस प्रकार की असमानता से संबंधित है, वाट टाइप ऑफ इनइक्वलिटी इज द सेक्रीफाइस जोन रिलेटेड टू। अब दोस्तों इसका आंसर क्या है, सामाजिक असमानता। कहीं पर भी आपको बलिदान क्षेत्र या सेक्रीफाइस जोन नजर आए तो सोशल इनइक्वलिटी यानी कि सामाजिक असमानता इससे रिलेटेड है ये। अब दोस्तों होता क्या है, किसी भी शहर का आप उठा के देख लो, चाहे वो ब्राज़ील है, चाहे वो नई दिल्ली है, चाहे वो जयपुर है, ठीक है, या फिर बेंगलुरु है, गुड़गांव है, वहाँ पर दोस्तों आपको 2 टाइप की कॉलोनी जरूर मिलेगी, 2 टाइप के घर मिलेंगे। एक तो रिहायशी इलाके जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन या जिसके पास में अच्छी खासी सरकारी नौकरियाँ हैं, उनके घर तो आपको साफ़ सुथरे मिलेंगे, उनका लोकेशन भी बढ़िया प्यारा मिलेगा। लेकिन दोस्तों जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, आप देखेंगे वहाँ पर गंदगी है, वो पड़ी रहती है, कचरा डंप करते हैं लोग, है ना, ज़बरदस्ती, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे ही दोस्तों जब किसी शहर में उद्योग धंधे खोले जाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान है गरीब लोगों को होता है, गरीब लोगों को होता है। तो ये हो गई सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वलिटी, यानी कि जहाँ पर ऐसा समाज जहाँ पर कुछ लोग तो अच्छी स्थिति के अंदर हैं और कुछ लोग हैं वो बहुत बुरे हालातों के अंदर है, गरीब लोग। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों लास्ट सवाल है इस सेट का ही। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है, इन विच सिटी इज द इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर लोकेटेड। यानी कि दोस्तों उद्योग धंधों से, चिमनियों से जो धुआं निकलता है, गाड़ियों के साइलेंसर से जो धुआं निकलता है, जितना भी जो पॉल्यूटेंट्स हैं, कौन कितना जहरीला है, इसका रिसर्च यहाँ पे किया जाता है औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र में, है ना, ठीक है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर भाई कहाँ पे, लखनऊ शहर के अंदर, लखनऊ शहर के अंदर, ठीक है। नवाबा को शहर लखनऊ, याद रखना भाई, ठीक है। फोटो इसलिए दे रखी है ताकि इमेज है, देखो इमेज की जो मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है दोस्तों, आप याद रख सकते। जैसे कि इन महिलाओं ने, इन वुमेन्स ने हक कर रखा है पेड़ों को, तो ये होगा चिपको, चिपकना, किससे चिपके, पेड़ों से चिपके। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ, उत्तराखंड में, जहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा इन नेताओं ने इस मोमेंट को लीड किया था भाई, ठीक है। तो मेरी तरफ से दोस्तों अभी तक यहीं एंड करते हैं अपन। आई होप आपकी हेल्प होगी, जिसने पूरी किताब पढ़ रखी है उसको भी यहाँ पे अच्छा लगा होगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑफ बीट स्टडी के नाम से, OFFBEAT और स्पेस स्टडी, ठीक है, STUDY, ऑफ बीट स्टडी। और दोस्तों PDF अगर आपको परचेज करनी, बाई करना है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये PDF है वो मिल जाएगी, ताकि जो आपका रिवीजन है वो और ज़्यादा अच्छा हो सके। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो कि मैंने आपको लिखे हैं, और दूसरे सेट का ज़रूर इंतज़ार करना, ठीक है। ये अच्छे से सेट करना आराम से, और इसका प्रैक्टिस करते रहे, बार बार याद करते रहे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।